चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था, टाइप 1 प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, जिसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है, मतलब एसी सोर्स दिया रहता है और उसमें एल सी आर में से कुछ भी लगे रहते हैं, कोई दो कोई एक या तीनों। तो हम उसमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम करंट कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, कौन आगे है कौन पीछे है ये कैसे देखते हैं, वो सब हमने कल किया। और कल हमने एक बात और पढ़ी, ये कि अगर सर्किट में एक्सएल बड़ा होता है एक्सी से, मतलब सर्किट में अगर इंडक्टर प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है, तो उस केस में आई पीछे होता है वी से। तो साथ में हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि अगर एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, अगर एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से मतलब कैपेसिटर प्रभावी होगा, कैपेसिटर इफेक्टिव होगा, तो उस केस में जो आई है वो वी से आगे रहेगा। और कितना आगे पीछे रहेगा ये हम कैसे निकालते हैं, ये उस फाई की वैल्यू से निकालते हैं जो जेड निकालते वक्त हमें मिलती है। ठीक है, तो आप इसको याद भी रखो, वो अच्छी बात है। नहीं कभी भूल जाओ तो आप तुरंत ऐसे सोचो कि हम लिखते हैं आई बराबर वी अपॉन जेड, तो जो नीचे से ऊपर जाएगा वो माइनस लग के जाता है। तो अगर इंडक्टर प्रभावी होगा तो फाइव पॉजिटिव में आएगा, फाइव पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाके माइनस फाइव हो जाएगा, तुम्हारा करंट ऑटोमेटिकली माइनस फाइव आ रहा है, मतलब पीछे हो गया। लेकिन अगर कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर अगर प्रभावी है तो फाइव कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव वाला ऊपर जाके पॉजिटिव फाइव आएगा, तो करंट पॉजिटिव आ जाएगा, वोल्टेज से आगे हो जाएगा, करंट आगे हो जाएगा इस तरीके। फिर हमने देखा यहाँ पे नोट में एक चीज पढ़ी कि जिस तरीके से रेजिस्टेंस जुड़ते हैं फेजर बनके, उसी तरीके से किसी सर्किट में अगर ये तीनों लगे हैं मान लो, या कोई दो लगे हैं या अकेला लगा है, जो भी है, मैंने तो जनरल केस ले लिया कि तीनों लगे हैं, और उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैक्सिमम की बात की जा रही है यहाँ पे, जो वीएल है, वीआर है, वीसी है, ये कौन से वाले हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो समय के साथ वेरिएबल होगा, बट उसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं, जब उनको जोड़ा जाता है तो वो डायरेक्टली नहीं जुड़ते हैं, मतलब डायरेक्टली जुड़ के वी नॉट, इस देखो सोर्स का मैक्सिमम कितना है वी नॉट, तो ऐसा नहीं है कि ये वी नॉट ही यहाँ जाके डिवाइड हो रहा है, वो भी इस तरीके से जुड़ते हैं फेजर बन के। तो ये वी आर का मैक्सिमम यहाँ आएगा, वी एल का मैक्सिमम यहाँ आएगा, वीसी का मैक्सिमम आएगा, उसके बाद जो वी नॉट आएगा उस रिलेशन से आएगा। तो बेसिकली ये क्या किया है हमने, वेक्टर समेशन किया, मतलब फेजर बना के जुड़े हैं, मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं जुड़ते हैं, ऐसे प्लस प्लस नॉट इक्वल टू वी नॉट, ये हमको बता, ये हमने कल बताया। अच्छा, मैक्सिमम हो या आरएमएस हो वो भी चलेगा भाई। आरएमएस के लिए क्या है, डिवाइडेड बाय रूट टू कर दो दोनों साइड, तो डिवाइड बाय जब रूट टू करोगे तो यहाँ टू रूट टू हो जाएगा। तो बेसिकली ये आरएमएस वैल्यू भी है, मैंने अभी वी नॉट लिखा है, वी आर लिखा है, ये मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आरएमएस लिखना चाहूँ तो आरएमएस भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल मैक्सिमम को ही जोड़ा जाता है, ऐसे आरएमएस भी ऐसे ही जुड़ते हैं। तो अगर वी एल की आरएमएस वैल्यू, फॉर्मूला ही लिख देते हैं अपन, कि जो ये मैक्सिमम वोल्टेज है इसकी आरएमएस वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये सब क्या है, आरएमएस वैल्यू है सभी की। तो मैक्सिमम भी ऐसे जुड़ेंगे और आरएमएस वैल्यू भी ऐसी जुड़ेगी, मतलब आरएमएस को भी आप तीनों को इस तरीके से जोड़ के टोटल के आरएमएस के बराबर नहीं लिख सकते, फेजर में जुड़ेगा। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस वाले जोड़ने हैं आपको, इंस्टेंटेनियस वाले जोड़ने हैं, तो तीनों को आप जोड़ सकते हो, जैसे वी एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये जो इसका होगा क्या बोलते हैं इसे, जैसे इंडक्टर में क्या क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, प्लस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, प्लस कैपेसिटर में जो फंक्शन होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो बराबर होगा ये जो नेट है इसका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के बराबर, मतलब वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, इस तरीके से। तो ये तीन तरह के वोल्टेज बताए मैंने आपको, मैक्सिमम, आरएमएस और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वाले। तो आरएमएस को जोड़ने के लिए भी आपको ऐसे फेजर बनाना है, इसको जोड़ने के लिए आपको फेजर बनाना है,
एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वाले हैं, अगर वैल्यूज उनको आप सीधे जोड़ के और सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो किसी टाइम पर, किसी टाइम टी पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो समेशन होगा वो किसी टाइम पर इसके उसके बराबर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बढ़िया चीज है, मतलब पोटेंशियल जोड़ने के लिए ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो है बड़ी आसान, कोई दिक्कत नहीं। तो जनरली हमारे यही वाला काम में आता है, ये आरएमएस वैल्यू को जोड़ के बताओ, मैक्सिमम वैल्यू को जोड़ के बताओ, यही बोला जाता है आपसे, है ना। इंस्टेंटेनियस वाला बहुत कम आता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वाले केस में हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, मिलके वो यही आएगा, किसी टाइम उसी टाइम पर इन सभी का सम इसके उस जो भी वैल्यू आएगी उसके बराबर होगा। खैर, अब आ जाते हैं हम आज की पढ़ाई पर। आज हमको करने हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चन। तो देखना, टाइप 1 में क्या था, हमें सोर्स दे दिया था, सर्किट दे दिया था, करंट पूछा था। इसमें हमें सर्किट दे दिया है, मतलब एक बॉक्स दे दिया है, और बॉक्स में जो भी होगा, इसका जो भी इम्पीडेंस निकलेगा, प्रतिघात निकलेगी, और जो भी इसका फाई निकलेगा वो हम निकाल लेंगे। और इसमें से जाने वाला करंट हमें पता है आई, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें दे दिया गया है आई नॉट साइन ओमेगा टी। और हमसे पूछा है कि बताओ सोर्स कितना लगा है। समझ में आई बात, सोर्स कितना लगा है। अब अकेला सोर्स हो चाहे, मतलब कुल मिला के इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ये हम निकालना सीखेंगे कि अगर हमें करंट पता लग जाए तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, बॉक्स में हो सकता है कि अकेला रेजिस्टेंस हो, अकेला इंडक्टर हो, अकेला कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टर हो, कैपेसिटर प्लस इंडक्टर हो, और क्या बचा, मतलब जो भी बचा, रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटर हो, या तीनों ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक, तो वापस से हम अपनी आ जाते हैं। हमने क्या सीखा था कि भाई जब पहले सर्किट वाले क्वेश्चंस करते थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लिखते थे V बराबर IR लिखते थे। हाँ भाई, ऐसे ही लिखते थे। यहाँ पे R की जगह Z हो जाएगा, पर Z के साथ फाई भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बड़ा सिंपल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, I इंटू आर, लेकिन I तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो डाल दो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू आर, मतलब यहाँ पे तो Z से मल्टीप्लाई होगा, V बराबर आई जेड, है ना। और Z के साथ तो फाई भी होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे मॉड Z। और फाई भी आएगा साथ में, लेकिन फाई की सही जगह यहाँ पे, फाई भी आएगा साथ में, लेकिन फाई की सही जगह यहाँ नहीं है, फाई की सही जगह तो यहाँ है। लेकिन इस बार ऊपर नहीं भेजना पड़ रहा है, इस बार तो उसी लेवल पर है ना भाई। अरे पिछली बार तो क्या था, आई बराबर V अपॉन जेड था, तो फाई को हमें ऊपर भेजना पड़ रहा था, तो माइनस फाई लिखा हमने। लेकिन इस बार तो इसी लेवल पर है ना, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, प्लस फाई। ये इक्वेशन बन जाएगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की, किसकी, वोल्टेज की। तो अगर हमें करंट पता है और किसी के भी अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस की टाइम के साथ इक्वेशन बनानी है, तो हम ऐसे चुटकियों में बना सकते हैं। तो ये क्या बन गया देखो, तो वी टी, ध्यान से देखना इस इक्वेशन को, ये आई नॉट है और जेड मल्टीप्लाई में पड़ा है, इसको आगे ले आता हूं मैं, तो ये बन जाएगा आई नॉट इंटू मॉड जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। अब फाइव कुछ भी हो सकता है, प्लस में माइनस में, पर आपको एज इट इज लाना है और जोड़ देना है। तो ये जो वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू, ये क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई वी नॉट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। यही तो मैं आपको बता रहा था बार बार कि जो वी नॉट होगा वो क्या होगा, आई नॉट इंटू मॉड जेड के बराबर, ठीक है। तो ये निकल गया अपना, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है टाइप 2 का। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में अपन बहुत सारी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे। देखना, मैं क्या कह रहा हूँ इसमें कि मैंने इसमें रेजिस्टेंस भी लगा दिया, मैंने इसमें कैपेसिटर भी लगा दिया, और मैंने इसमें इंडक्टर भी लगा दिया, ठीक है। तीनों चीज मैंने लगा दी, और इसके बारे में मुझे तीनों चीजें पता है कि इसका आर, इसका एक्सी, और इसका एक्सएल। और इसमें से जाने वाली करंट भी मुझे पता है आई, आई बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी।
तो इस तरीके से करंट इसमें पास हो रहा है। अब इसमें कई सारे सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बताइए आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो कितना होगा, इसके अक्रॉस जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, यही निकालना है आपको सब। फिर मैं जोड़े में पूछ सकता हूँ कि इन दोनों को अगर मैं एक बॉक्स मान लूं तो इसके अक्रॉस जाने वाला इसके अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। फिर मैं इन तीनों को एक बॉक्स मान लूं तो इसके अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल मैं आपसे पूछूंगा, पूछ रहा हूं मतलब। तो बता दो आप मेरे को, करना क्या है, यही करना है। जिसके अक्रॉस पूछे आप समझ लो वही बॉक्स में है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, v बराबर आई इंटू जेड, करंट तो सेम ही रहेगा सभी में से क्योंकि सभी सीरीज में है, आई इंटू जेड। अब जेड आपको बताना है कि बॉक्स में क्या है। अब मैंने पूछा है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो इसका मतलब बॉक्स में आपके लिए केवल आर है, तो आर के लिए मॉड जेड कितना, आर के बराबर ही हो जाएगा और एंगल 0 हो जाएगा। इस तरीके से तो मैं कुछ पहले मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार। तो मैं बताऊँ किसके अक्रॉस निकाल के दिखाऊं। तो सबसे पहले मैं अक्रॉस निकाल के दिखा देता हूँ, इन दोनों को जोड़े में ले लो। ठीक है, मतलब मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर प्लस सी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ये मैं आर और सी के अक्रॉस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखा रहा हूँ। तो देखना कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद करूंगा कि करंट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब मेरे को करना है आई इंटू जेड। तो आई कितना हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मैंने किस किस की बात की यहाँ पे, आर की और सी की। तो छोटा सा डायग्राम मैं साथ में बना लेता हूँ कि आर का मतलब हो गया ये और सी का मतलब हो गया नीचे एक्स सी। वैल्यूज नहीं दिए मैंने अभी, है ना। तो इसका मतलब जो जेड आएगा, जो मॉड जेड आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। और जो ये फाई आएगा वो जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा, राइट। तो इसको फाई को मैं लिख सकता हूँ टेन फाई बराबर एक्स सी अपॉन आर हो गया ये। तो फाई बराबर हो गया टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। अरे आई बात समझ में। यस सर। तो इसका मतलब अब आंसर कितना आ गया देखो। तो मैंने लिखना है आई इंटू जेड, तो आई तो ये लिख दिया, अब जेड लिखना है तो जेड हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, है ना। फाई, अब फाई की जगह ये नहीं है, फाई की जगह ये है, तो आपको बस प्लस लगाना है और फाई लिख देना है, प्लस फाई। ठीक है, और ये जो फाई है वो इस डायग्राम से आ जाएगा टेन फाई बराबर एक्स सी अपॉन आर। लेकिन ध्यान रहे ये नेगेटिव में है क्योंकि नीचे आया है ना, तो ऐसा करता हूँ मैं यहीं पे नेगेटिव लगा देता हूँ। ठीक है, और फाई की वैल्यू मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स के फॉर्म में ताकि एकदम करेक्ट आ जाएगा आंसर। ऐसे लिख देता हूँ, फाई आ गया टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। और फाई माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, इस तरीके से। तो ये आपका पूरा पट्ट आंसर हो गया। अब आप चाहो तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर दो, अरेंज कर दो मतलब इस तरीके से लिख दो कि जो आपने पूछा कि v आर सी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो कितना आ गया, आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अरे ज्यादा टफ तो नहीं हो गया, एक और कर दो बस इसमें एक। अच्छा, अब कोई पूछे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो हमने जब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही निकाल लिया तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। मैं पूछा डायरेक्ट कुछ पूछता कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलते अच्छा आर और सी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आई नॉट मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट और मॉड जेड से मल्टीप्लाई कर दो। आर और सी के लिए मॉड जेड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, डायरेक्ट। ठीक, अब जैसे तीनों का निकालने बोल देते हैं कि ऐसे बोल देते हैं कि बताओ
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R प्लस C प्लस L एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो I इंटू जेड करूंगा, तो I हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी को लास्ट में पटकूंगा मॉड जेड। तो जेड कितना हो जाएगा, यहाँ पे तीनों है तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जो भी जीतेगा एक्सएल एक्सी में से, तो यहाँ पे टेन इनवर्स कितना लिखोगे आप, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये मान के चल रहा है एक्सएल बड़ा है, तो ऐसे मान लेते हैं तो पॉजिटिव में आ जाएगा वो। ठीक, इस तरीके से मैंने जनरल में लिख के दिखा दिया। अब मैं आपको वैल्यू डाल के बता देता हूँ ताकि एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, चलिए ये इस तरीके से मतलब करेंगे सवाल, हम हो जाते हैं इस तरीके से। एसी वोल्ट मीटर आरएमएस वैल्यू रीड करता है हमेशा। ये एसी वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं मैंने, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस एसी वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। तो एसी वोल्ट मीटर जो रीड कर रहा है वो 3 वोल्ट रीड कर रहा है, और इंडक्टर के अक्रॉस लगाया है तो ये 4 वोल्ट रीड कर रहा है। ये क्या लगाया मैंने, एसी मीटर, एसी वोल्ट मीटर लगाए। ठीक है, आपको बताना है कि जो सोर्स है उस सोर्स की आरएमएस वैल्यू बतानी है वोल्टेज की। सोर्स की आरएमएस वैल्यू बतानी है वोल्टेज की, कैसे करोगे। तो ये वाले सवाल तो हो गए हैं ना, इसमें ज्यादा कोई नहीं है कि करंट दे रखी है, वोल्टेज की इक्वेशन निकालनी है अलग अलग उसमें से, तो निकाल लेंगे। अब ये वाला करके देखो कि इसमें ऐसा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा मत कर देना कि आंसर आ गया 7, 7 आंसर नहीं आएगा कि इसके अक्रॉस वोल्टीमीटर इतना, इसके अक्रॉस वोल्टेज इतना, तो दोनों को जोड़ दिया 7 आ गया। ये कैसे जुड़ते हैं, फेजर बना के जुड़ते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस है तो किधर बनेगा इसका फ्रेजर, आगे की तरफ, ये आ जाएगा ऐसे 3 वोल्ट। और अगर इंडक्टर है तो ऊपर आएगा इस तरीके से 4 वोल्ट। तो रिजल्टेंट है वो इधर आ जाएगा कितना, 3 और 4 का 5। तो ये आंसर आ गया वीआरएमएस का 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये भी मतलब रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, यहाँ पे ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। देखो ऊपर वाले में क्या है, इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों ही रेजिस्टेंस हैं, तो दोनों के लिए जो फेजर है वैसे ही बनेगा भाई, दोनों रेजिस्टेंस तो सीधे जुड़ जाएंगे, ये 3 और 4। तो आंसर कितना आ गया, सेम डायरेक्शन में तो 7 आंसर आ गया, तो इस केस में वीआरएमएस आ जाएगा 7, क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंस है। इसमें करेंगे तो इंडक्टर रहेगा ऊपर 4 वोल्ट और कैपेसिटर रहेगा नीचे 3। तो यहाँ आंसर हम लिख सकते हैं वीआरएमएस का 1। ठीक है, इस तरीके से। चलिए एक और करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो क्या है, एक सर्किट है और इसमें जो एसी सोर्स लगा है, इस सोर्स का इस तरीके से रीडिंग दी हुई है। तो जब इस तरीके से वैल्यू दी जाती है ना किसी सोर्स की, तो ये तो समझ जाओ कि तो 50 हर्ट्ज मतलब साफ साफ दिख रहा है, तो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है पहले वो बता देता हूँ कि देखो जैसे इक्वेशन दी जाती है ना यहाँ पे, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जगह आपको दे दिया है ये एफ अपॉन 2 पाई। मतलब हम जानते हैं ना कि एफ बराबर होता है, जैसे ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, है ना, ऐसा। तो ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है जिससे आप रिलेशन निकाल सकते हो, ओमेगा ओमेगा अगर जरूरत पड़े तो निकाल सकते हो। और ये जो वोल्टेज दिया जाता है ये होता है आरएमएस। देखो जब इक्वेशन में दी जाता है ऐसे, तो उसमें जो आगे यहाँ लिखा रहता है साइन के आगे, वो तो होता है पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज होता है जब इक्वेशन दी जाती है तब।
लेकिन जब अकेले ऐसे लिखा जाता है तब हमेशा ये आरएमएस वैल्यू होती है, वो बोलेगा नहीं कौन सी वैल्यू है, बट ये कौन सी वैल्यू है, ये है आरएमएस वैल्यू। किसकी है ये आरएमएस वैल्यू? बेसिकली मतलब ये हो गया है कि वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन रूट टू। मतलब अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, आप करो। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया ना, तो ये तो हो गया सोर्स की जानकारी, इस तरीके से दिया आपको 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, आपको समझ जाना ये आरएमएस वैल्यू है सोर्स की, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। एक रेजिस्टेंस लगाया है, एक इंडक्टर लगाया है, और रेजिस्टेंस के ये पैरेलल में एक एसी वोल्ट मीटर लगाया है जो कि 200 वोल्ट रीड कर रहा है। तो हम जानते हैं ये वोल्टेज भी आरएमएस होंगे क्योंकि एसी वोल्ट मीटर आरएमएस वैल्यू रीड करता है। इस आर की वैल्यू है 400 ओम। आपको इस एक्सएल की वैल्यू निकालनी है, आपको एक्सएल की वैल्यू निकालनी है, और एल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक्सएल की आने के बाद एल की कैसे निकालनी है वो तो बता दूंगा, वो तो आपको ही पता है। करो, ये दे रखा है आपको, सोर्स की आरएमएस वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, एक्सएल की वैल्यू पूछी है। तो कैसे कर सकते हैं बताइए? तो सबसे पहले एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि देखो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस की आरएमएस वैल्यू दे रखी है और वोल्ट ये सोर्स की आरएमएस वैल्यू पता है, तो इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा उसकी आरएमएस वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं वी आरएमएस बराबर अंडर रूट ऑफ फेजर डायग्राम, जैसा भी करते आ रहे हैं सवाल में। तो फेजर डायग्राम में आर ऐसे रहेगा, एक्सएल ऐसे रहेगा, तो मैं लिख सकता हूँ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू जो भी आएगी इसकी। कर सकते हैं ऐसा? ओके, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है सोर्स की? 400 डिवाइडेड, सॉरी ये हो गया अंडर रूट, और वी आर की आरएमएस वैल्यू कितनी है? 200 का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 16 बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस वी एल का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 12,000, नहीं 1,00,000, हाँ 0000, 4 जीरो चल रही है ना, तो 1,20,000 जो भी बन जाएगा हमें क्या। तो यहाँ अंडर रूट ले लेंगे तो वी एल के आरएमएस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। लो, अंडर रूट कितना आ रहा है ये? 1 2 3 4 है, तो 100 तो ये हो गया, और 12 में 2√3 तो 200√3 वोल्ट। बताओ ये मिल गया हमें, हम ऐसे निकाल सकते हैं सर्किट का यूज करके? भाई अभी भी तो यही कर रहे थे अपन, वहां पे हमें ऊपर दोनों का दे रखा था, नीचे का निकाल रहे थे, अब इन दो का दे दिया, इसका पूछ लिया, सिंपल। तो एक सवाल तो ये हो जाता अगर पूछ लेता कि ये इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की आरएमएस वैल्यू बताओ, तो एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल, फाइनल सवाल करने के लिए हमें पहले 3 सवाल सॉल्व, 2 3 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। दूसरा सवाल ये कि क्या हम इसमें से करंट निकाल सकते हैं? क्या हम इस अब करंट की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, तो करंट की वैल्यू कहां से पता होगी। लेकिन हाँ, इसमें से करंट की आरएमएस वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि इस सर्किट में से आरएमएस करंट कितना जा रहा है। कैसे निकाल सकते हैं भाई? देखो मैंने आपको कई बार सिखाया है कि इस तरीके से होते हैं फॉर्मूले, V बराबर आई आर। जैसे हम अगर V आर एम एस लिखें, अभी ऐसे बताया था ना मैंने, देखो कि V नॉट बराबर होता है I नॉट इंटू मॉड जेड, बताया था। और अगर आर एम एस में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा V आर एम एस बराबर I आर एम एस इंटू मॉड जेड, है ना। मतलब अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल के केस में वी आर एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। आई आर एम एस हमें निकालना है, पर ये मॉड जेड भी हमें नहीं पता,
क्योंकि हमें तो केवल आर पता है, एक्सेल नहीं पता, तो पूरे के लिए लगाने का तो कोई फायदा नहीं है। एक्सेल के लिए लगाएं तब भी कोई फायदा नहीं, इसके अक्रॉस तो ना तो हमें वीआरएमएस पता है, नहीं वीआरएमएस तो पता लग गया, एल के अक्रॉस वीआरएमएस तो पता लग गया, लेकिन मॉड जेड नहीं पता है इसका, भाई वही तो निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली इक्वेशन में किसके लिए लगाता हूँ, रेजिस्टेंस के लिए लगाता हूँ, क्योंकि इसके अक्रॉस का वीआरएमएस मुझे पता है, करंट में निकालूंगा, मॉड जेड मुझे पता है, अकेले रेजिस्टेंस के लिए मॉड जेड कितना आ जाएगा, आर ही आ जाएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा भाई, अकेले एक्सेल के लिए मॉड जेड कितना आ जाएगा, एक्सेल ही आ जाएगा अकेले के लिए, तो भाई फॉर्मूले में वैल्यू डालो आप, फॉर्मूला कहता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं अकेले की बात करूं, मेरा सर्किट ही इतना सा है, तो बाकी चीजें जीरो पूरा कर दूंगा मैं। बताओ बात समझ में आई, कि अगर मैं ये वाली इक्वेशन रेजिस्टेंस के लिए लगाऊं तो काम बन जाएगा, एक बढ़िया चीज मुझे मिल जाएगी। तो लगा देते हैं, वी आर एम एस कितना लिख दूं, वी आर एम एस लिख देता हूं मैं 200, आई आर एम एस नहीं पता, और आर है 400। तो यहां से आई आर एम एस की वैल्यू भी मिल गई मेरे को, 1/2 एम्पियर। तो एक दूसरा सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया इसमें। अगर हमसे पूछा जाता कि करंट की वैल्यू कितनी होती, तो हम बोल देते भैया 1/2 एम्पियर करंट की वैल्यू इसमें आती। दो सवाल हो गए। इसके अक्रॉस अब देखो, हमें एक्सेल के अक्रॉस का आरएमएस वैल्यू पता है, बहुत बढ़िया भैया। एक्सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की आरएमएस वैल्यू पता है, बहुत बढ़िया। इसमें से जाने वाली करंट की वैल्यू पता है, हाँ जी, तो मॉड जेड निकाल लेते हैं इसका मतलब। अब यही वाली इक्वेशन मैं किसके लिए लगा दूं, यही वाली इक्वेशन, कौन सी वाली, यही वाली इक्वेशन, यही वाली इक्वेशन में लगा दूं अब इंडक्टर के लिए, यानी कि एक्सेल के लिए, अकेले इंडक्टर के लिए। तो उसमें अकेले इंडक्टर का जेड आएगा। ओके, तो वी आर एम एस हमें पता है अकेले इंडक्टर का 200√3। अब सीरीज में है तो करंट तो सेम ही होगा, तो हाफ, और मॉड जेड कितना हो जाएगा, एक्सएल, अकेले इंडक्टर के लिए बोल रहा हूँ तो अकेले इंडक्टर का, तो एक्सएल कितना आ गया भैया, एक्सएल आ गया 400√3 ओम। देखो ऐसा ये आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको 3 सवाल सॉल्व करने पड़े। अब देखो, एक चीज और पूछी जा सकती है इसमें, ये तो एक्सेल आ गया, मतलब ये आ गया प्रति बाधा, इंडक्टर द्वारा दी गई प्रतिबाधा इस सर्किट में। अब कोई पूछ ले नहीं हमें तो प्रेरकत्व की वैल्यू बताओ, इस इंडक्टर के इंडक्टेंस की वैल्यू बताओ, तो भाई ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। वैसे असली में सवाल में एल ही पूछा था, असली में सवाल में पूछा था कि इस इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब एल निकालने के लिए हमें पहले ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, फिर ये निकालना है, 3 सवाल सॉल्व करने हैं, फिर एल की वैल्यू आएगी। वो भी इस फॉर्मूले से कि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। एक्सएल आ गया 400√3, है ना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्स, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में लिख दूंगा 50। तो ओमेगा कितना आ गया 100 पाई। अरे समझ में आया भाई, फ्रीक्वेंसी कितना है 50, तो ओमेगा कितना आ गया 100 पाई। तो ओमेगा की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे 100 पाई एल। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4√3/पाई, एल की वैल्यू आ गई 4√3 हेनरी। हेनरी इसकी यूनिट होती है। तो ये आंसर आ गया। देखा, बढ़िया सवाल था ना। इस तरीके से तो केवल छोटी छोटी इक्वेशंस का यूज करके, छोटी छोटी इक्वेशंस का यूज करके सवाल करना था। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो बहुत कम पूछा जाता है, यही इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को तो इसमें, ये दो। बट वही है कि कैसे लगानी है। तो पूरे सर्किट के लिए भी लगा सकते हैं, छोटे छोटों के लिए भी लगा सकते हैं, अलग अलग पार्ट के लिए भी, जरूरत के हिसाब से हम कैसे भी इसमें लगा सकते हैं, ये रहता है। अब आप क्वेश्चंस करना है ना पुराने ईयर के और उसके, फिर आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ। तो टाइप 3 में क्या होते हैं, वो वाले सवाल आते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है, अगर हम सर्किट में ये चेंजेस कर दें तो कौन आगे हो जाएगा कौन पीछे हो जाएगा, मतलब उस तरह के सवाल। देखना, मैं बताता हूँ।
कि केस 1 कि सर्किट में दे रखा है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0, मतलब जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 0। फेज डिफरेंस 0 है। तो अब ये पूछ सकते हैं कि सर्किट में क्या क्या है, मतलब ऐसे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है इसमें कि अगर सर्किट में डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस 0 है तो बताओ सर्किट में कौन कौन लगा है, केवल अकेला आर लगा है या आर और एक्सएल लगे हो सकते हैं, आर और एक्सी लगे हो सकते हैं, या आर एक्सएल एक्सी तीनों लगे हो सकते हैं, मतलब इस तरह का एक थ्योरेटिकल सवाल। तो बताओ, आप बताओ, कमेंट में आंसर दो कि अगर डेल्टा फाई 0 है, सर्किट का डेल्टा फाई 0 है, तो उस सर्किट में क्या क्या हो सकता है और जो भी होगा उसकी क्या कंडीशन होगी। तो डेल्टा फाई 0 का मतलब पहली बात तो क्या हो गई, नो लैग, कोई आगे कोई पीछे नहीं, सब साथ साथ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है ध्यान देखना कि अगर केवल अकेला आर रहे, सर्किट में केवल आर रहे, तो भैया ये काम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका फेजर केवल ऐसे बन जाएगा और ओके, डेल्टा फाई कितना आ गया, फाई कितना आ गया, एंगल 0 आ गया, आर आ गया बराबर मॉड जेड। ठीक है, लेकिन साथ में एक ये भी आंसर आ सकता है क्या कि आर भी रहे, एल भी रहे, सी भी रहे, बट इसमें एक कंडीशन मस्ट हो जाएगी। कंडीशन मस्ट क्या हो जाएगी कि यहाँ पे एक्सएल बराबर एक्सी होना चाहिए, एक्सएल बराबर एक्सी मस्ट कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में भी जो फाइनल जेड आएगा वो इधर ही आएगा, क्योंकि एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को आपस में निपटा लेंगे। तो ये दोनों इसमें केस हो सकते हैं कि अकेला या तो रेजिस्टेंस हो सर्किट में, या फिर तीनों हो और एक्सएल बराबर एक्सी हो। इस तरीके के मतलब क्वेश्चंस बन जाते हैं थ्योरेटिकल टाइप। क्या ये हो सकता है, क्या अगर ऐसा होगा तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या मतलब थोड़ा सोच सकते हो आप। लेकिन ये आपको समझ में आया, ये कट गए ना, एक्सएल बराबर एक्सी है, ये मस्ट है तो कट गए, तो वापस रिजल्टेंट यही आ गया, तो इस केस में फाई बराबर 0 डिग्री आ गया, तो मजे आ गए। ऐसा, चलो अब आप बताना, सीख गए ना अब आप। केस 2 कि करंट करंट लैग बाय पाई/2, ये कंडीशन है कि करंट पीछे है, लैग मतलब पीछे है। अब किससे पीछे है वो तो आपको पता ही है, अब वोल्टेज और करंट दो ही चीज तो है। तो करंट पाई/2 से पीछे है, तो क्या क्या हो सकता है सर्किट में कि करंट लैग करे पाई/2 से। तो करंट लैग कर रही है तो हमें ये पता हो गया, इसमें ये बात ये तय है कि सर्किट को इंडक्टर इफेक्टिव होना चाहिए। सर्किट में इंडक्टर तो होना ही चाहिए, इंडक्टर जब होता है तभी ऐसा हो सकता है ना। चलिए तो कर लें इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक सेट तो ऐसा हो जाए कि एल तो जरूरी है इसमें, दो चीज जरूरी है इसमें, एक तो एल का होना जरूरी है और आर शुड बी इक्वल टू 0, ये दो चीजें तो मस्ट हो गई, है ना। क्योंकि हमें ये बोल दिया कि करंट पीछे है और पाई/2 भी दे दिया, पाई/2 ही होना चाहिए। तो ये ऐसा केस कब हो सकता है, जब ऐसा एक्सेल हो, अगर हल्का सा भी आर दे दिया, छोटा सा भी आर दे दिया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हल्का सा झुक जाएगा इधर। हम जानते हैं वेक्टर समेशन के रूल से कि अगर हल्का सा भी थोड़ा थोड़ा बहुत भी आर आ गया तो मॉड जेड इधर आ जाएगा। उस केस में फाइव पाई/2 नहीं हो पाएगा, तो मतलब आर तो इसमें हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक सेट तो ये हो गया कि केवल एल हो और आर 0 हो। ठीक है, या और दूसरा सेट कि एल भी हो, सी भी हो, आर तो 0 ही होना पड़ेगा, आर तो 0 ही होना पड़ेगा। और पर इस केस में हम कह सकते हैं कि एक्सएल को बड़ा होना पड़ेगा एक्सी से। ठीक है, मतलब
आर तो होना ही नहीं चाहिए, पर अगर एक्सी है तो एक्सएल बड़ा होगा, तो उस केस में रिजल्टेंट ऊपर आ जाएगा एक्सएल, मतलब मॉड जेड को ऐसा, मतलब फाइनल ऊपर आना चाहिए। ये समझ में आ गया आपको कि एल और आर जीरो ये केस भी हो सकता है, या फिर एल सी आर जीरो हो, ऐसा हो, पर इसमें एक्सएल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सी। अगला कर देते हैं। समझ गए? इसमें कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? बड़ा ही सिंपल है यार ये। अगला कर लेते हैं, करंट लीड कर रहा है। तो अगर करंट लीड कर रहा है मतलब सर्किट में कैपेसिटर जरूरी है। समझ गए? मतलब देखो, सी होना चाहिए, आर जीरो होना चाहिए, एल मे और मे नॉट। एल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर एल होगा तो एक्सी शुड बी ग्रेटर देन एक्सएल। कहीं डाउट तो बोल देना है ना। केस फोर, करंट लैग करंट लैग बाय फाइव, और फाइव बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू, मतलब जीरो से पाई बाई टी के बीच में करंट लैग कर रहा है। इसमें बताओ। तो इस केस में आर एंड एल, ये दो चीज तो क्या हो गई? मस्ट, ये तो होनी ही चाहिए। और सी क्या हो गया? में। सी हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। तो कंडीशन क्या बन गई कि या तो आर एंड एल हो, काम हो जाएगा, या फिर अगर आर एंड एल एंड सी है तो इस केस में एक्सएल शुड बी ग्रेटर देन एक्सी। ये समझ में आया आपको? तो ये दो चीज तो मस्ट हो गई इसमें, ये में हो गया। एक और केस, एक और कर लेते हैं इसमें केस। ये टाइप थ्री कर रहे हैं ना अपन, टाइप थ्री में केस फाइव की करंट लीड बाय फाइव, और फाइव बिलोंग्स टू जीरो टू 90। इस बार ये लीड कर रहा है। तो लीड कर रहा है इसका मतलब आर एंड सी ये तो मस्ट हो गए, ये तो होने ही चाहिए सर्किट में। एल में हो गया, एल होएगा भी तो चलेगा, नहीं होएगा भी तो चलेगा। तो मतलब आर एंड सी हो, या फिर आर सी एंड एल हो, तो उस केस में एक्सी को बड़ा होना पड़ेगा एक्स एल से। कोई दिक्कत? आ गया सारा समझ आपको? इसको देखना आराम से आज घर पे, और कोई भी डाउट हो तो पूछना कल क्लास में या मैसेज करके। टाइप फोर, टाइप फोर में आते हैं। अब ये तो हो गई सीरीज की बातें, किसी एल सी आर सीरीज में लगे हुए थे तो हमने कैसे, अगर सोर्स दे रखा है तो करंट निकाल लिया, करंट दे रखा है तो वोल्टेज निकाल लिया, है ना। फोर्थ टाइप होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मान लो ये है रेजिस्टेंस और ये है इंडक्टर। ये इस तरीके से एक एसी सोर्स से लगे हुए हैं। इस एसी सोर्स के वोल्टेज हमें पता है ना। हमसे सर्किट में टोटल करंट पूछी है। इस रेजिस्टेंस का आर पता है, इस इंडक्टर का एक्सएल पता है, मतलब इसमें प्रतिबाधा वगैरह पता है। हमें इस सर्किट में बहने वाली टोटल करंट आई पूछी है हमसे। तो मतलब ये पैरेलल में फर्स्ट टाइप का सवाल हो गया कि इसमें आपको वोल्टेज दे रखे हैं और करंट पूछी है ना। अब कैसे निकालें, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक करंट तो इसमें फ्लो करेगी I1 और एक करंट इसमें फ्लो करेगी I2। तो बेसिकली जो ये I होगा वो I1 प्लस I2 होगा। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे जो करंट है इसका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, तो हमें यहाँ I1 का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम को जोड़ना पड़ेगा I2 के एज ए फंक्शन ऑफ टाइम से। तो यहाँ पे I का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल जाएगा, राइट। अब क्या I1 I2 हम निकाल सकते हैं? हाँ, I1 I2 तो टाइप 1 वाली प्रॉब्लम हो गई। कैसे भाई? अगर हम केवल इतने पार्ट को देखें, देखना जो मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, केवल इस पार्ट को देखें तो ये क्या है कि भाई एक रेजिस्टेंस है जो एक एसी सोर्स के साथ लगा हुआ है। तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं? हाँ, आराम से। ये तो टाइप 1 प्रॉब्लम हो गई ना, जहाँ पे आपको कुछ बॉक्स दिया होता था, बॉक्स में कुछ भी हो सकता है और एक एसी सोर्स लगा होता है। और आप इसको देखो, एक इंडक्टर लगा हुआ है और इंडक्टर के साथ एसी सोर्स लगा हुआ है। तो ये एक टाइप 1 प्रॉब्लम हो गई। मतलब दो टाइप 1 प्रॉब्लम से अलग अलग हम I1 I2 निकाल सकते हैं, फिर उसे जोड़ देंगे तो I मिल जाएगा। अरे बात समझ में आई? तो देखो, पहली बार कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता रहा हूँ कि मतलब एक सर्किट तो ये बन गया आपका, रेजिस्टेंस और एक ये लगा हुआ है सोर्स। ठीक है, इसमें से बहने वाली करंट को हमने नाम दिया है I1। और दूसरा आपका कुछ ऐसे बन गया, इंडक्टर, सोर्स, और इसमें से बहने वाले करंट को नाम दिया है अपन ने I2। भाई ये पैरेलल में है तो इसका मतलब R पर भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना एक्सेल पर होगा। बताओ। तो यहाँ से I1 निकाल दो। I1 कैसे निकालेंगे भाई? टाइप 1 याद करो क्या होता था, V अपॉन जेड होता था। तो V कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस है अकेला, तो रेजिस्टेंस का जेड आर आ जाएगा और इसका एंगल कितना तो है 0, तो ये ऊपर जाके -0 होगा। -0 होगा तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और I2 कितना हो जाएगा? V अपॉन जेड। V कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय मॉड जेड। अकेला अकेला इंडक्टर है, अकेला इंडक्टर है तो मॉड जेड इसका कितना हो जाएगा? XL। और एंगल कितना हो जाएगा? अकेला अकेला सोचो, अकेला है तो इस तरीके से बनेगा ना इसका डायग्राम। मतलब फाई कितना आ जाएगा इसका? π/2। तो ऊपर जाके आ जाएगा ये -π/2। तो ये इक्वेशन बन गई I1 और I2 की। अब आपको क्या करना है? इनको जोड़ना है ना। -π/2 आ जाएगा, ये देखना। इंडक्टर है ना, तो देखो मैं इसका फेजर भी बना दिया साइड में छोटा सा। तो ये यहाँ पे +90 डिग्री आएगा, तो ये 5 ऊपर जाके -π/2। और हम जानते भी है कि अगर इंडक्टर लग रहा है अकेला तो करंट शुड बी लैग, करंट पीछे रहेगा -π/2 से। तो फाइनल हमारे आंसर आ जाएंगे। अब इससे I1 और I2 को जोड़ना है हमें। अब I1 I2 को जोड़े कैसे? तो ये तो आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के दो तरीके हैं। जब भी ऐसे इक्वेशन होती है तो इसको जोड़ने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है मैथमेटिकल तरीका, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया है, दो इक्वेशन को जोड़ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा तरीका होता है सुपरपोजिशन वाला, जिसमें हम फेजर बना के और वेक्टर बना के उनको जोड़ देते हैं, जैसा आपने एसएचएम में भी किया था, जैसा आप वेव में भी करते हो, है ना, वैसे। तो ये जुड़ जाएंगे। आप चाहो तो मैं जोड़ के बता दूं इन्हें। देखो यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी हुई है इसलिए थोड़ा अजीब सा लग सकता है। जैसे V0/R ये हो गया साइन ओमेगा टी, और I2 हो गया
वी नॉट अपॉन एक्सएल ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ बार बार वी नॉट अपॉन आर लिख रहे हैं, यहाँ वी नॉट अपॉन एक्सएल लिख रहे हैं, इनकी कुछ मैं इनको ऐसे मान लेते हैं। वी नॉट अपॉन आर को क्या बोले बताओ, जो आप बोलोगे वो बोल देंगे। वी नॉट अपॉन आर को बोल देते हैं आई नॉट आर। आई नॉट आर का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस में से जाने वाली मैक्सिमम करंट, सही बात है। और आई टू कितना हो गया, आई नॉट एल, इंडक्टर में से जाने वाली मैक्सिमम करंट। अरे घबरा तो नहीं जाओगे, ऐसे लिख दिया तो मैंने। वो इसका साइन कहाँ गया। ये बस आसान करने के लिए लिखा है मैंने, घबरा मत जाना कि ये कैसे लिख दिया है। ये देखो, इससे ये जो मैंने लिखा है वो आसान करने के लिए लिखा है, ताकि वो बार बार इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़े। यस सर। ओके, अब हम जोड़ देते हैं इसे, ठीक है। तो देखो जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने का तरीका है फेजर बना के, इनको वेक्टर बना के जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल कितना दिख रहा है, ओमेगा टी, यहाँ दिख रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यह एंगल कितना दिख रहा है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई। तो इसमें रेफरेंस हम ओमेगा टी को लेते हैं। ओमेगा टी को रेफरेंस ले लेंगे तो ये तो ओमेगा टी में प्लस 0 डिग्री, मतलब यही वाला हो जाएगा I1। ध्यान से देखना मैं बना रहा हूँ, तो ऐसे बनाते हैं। तो ये रेफरेंस ले लिया हमने ओमेगा टी, बेसिकली ये हो जाएगा आई नॉट इंटू आर। मतलब इस इक्वेशन को हमने वेक्टर में बदल दिया। कैसे बदला, एंगल तो यहाँ से लिखा हमने ओमेगा टी प्लस 0, तो ये एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस 0, और इसका मैग्नीट्यूड ये ले लिया अपन ने। अब दूसरे का देखो, दूसरे का एंगल कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अगर ये ओमेगा टी है तो माइनस पाई बाई 2 नीचे गया, तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आई नॉट एल। तो इस वेक्टर को जोड़ना कितना मुश्किल है, मतलब एक वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड ये है, और उसके परपेंडिकुलर एक और वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड ये है, दो वेक्टर 90 डिग्री में, इनको जोड़ना कितना मुश्किल हो सकता है मतलब। तो इनको जोड़ना बस इतना ही मुश्किल हो सकता है कि मतलब बहुत ही आसान है ना। तो इनको जोड़ दिया हमने, तो इससे नया रेजल्टेंट निकल गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट एल का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास। अब हमें क्या करना है, और ये वाला एंगल भी आ गया, ये एंगल अल्फा बोल देते हैं। तो ये टेन अल्फा बराबर आ जाएगा, या अल्फा इनवर्स भी मैं सीधा लिख सकता हूँ, अल्फा इनवर्स यहाँ से आ जाएगा, सॉरी अल्फा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स आई नॉट एल वाला डिवाइडेड बाय आई नॉट आर वाला। घबरा तो नहीं गए। तो अब देखो, जैसे हमने इससे इक्वेशन बनाई वेक्टर की, फिर इससे इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन से वेक्टर बनाया। अब हमें क्या करना है, ये जो वेक्टर आंसर आया है इसकी इक्वेशन बनानी है, वो आई हो जाएगी। तो आई बराबर आएगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा आई बराबर आएगा, तो ये तो हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये लिख देंगे अपन यहाँ अंडर रूट ऑफ। अब वो वैल्यू दे देता ना मैं, तो बहुत ही आपको छोटा सा लगता, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस ये आ गया, वैल्यू आ गई आगे की, साइन ओमेगा टी। अब देखो ये रेफरेंस क्या है, ओमेगा टी है, तो ये वाला जो वेक्टर है वो कितना नीचे है, अल्फा। तो आप क्या लिखोगे, ओमेगा टी माइनस अल्फा। इस तरीके से ये आपका फाइनल करंट का आंसर आ गया, इस वाली करंट का आंसर ये आ गया। अब जब एग्जाम में आएगा तो ऐसा इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आर की वैल्यू दी होगी कुछ बढ़िया सी, कि 4 ओम, एक्सएल की वैल्यू दी होगी कुछ बढ़िया सी 10 ओम, इधर वी नॉट की वैल्यू दे दी होगी बढ़िया सी 100, है ना, इस तरीके से। तो अब जब इसमें वैल्यू डालोगे तो बढ़िया बढ़िया वैल्यू निकलेंगी यहाँ से, तो ये बढ़िया आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी ये फाइनल करंट की। तो ये हमने क्या निकाल दी, फाइनल करंट की इक्वेशन। ये तो मतलब सबसे टफेस्ट सवाल हो गया,
सवाल ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि जो फाइनल करंट निकलेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। कैसे निकाला? वेक्टर सम से जोड़ के। ये आपने कहाँ कहाँ पे किया है, और ये आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है वेव का, वहां पे किया है, वेव ऑप्टिक्स में किया है, एसएचएम के सुपरपोजिशन में किया है, बहुत जगह किया है ये काम आपने। दो साइन की इक्वेशन को जोड़ना, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे बस I1 I2 करना है, मैंने फिजिक्स वाला काम आपको यहाँ तक कर दिया भाई। ये आपने I1 I2 निकाल ली, फिजिक्स का काम खत्म। अब इक्वेशन को जोड़ना है यार। दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैथ से जोड़ो या ऐसे फेजर बना के जोड़ो। तो मैथ से जोड़ोगे इन इक्वेशन को तो बहुत भारी काम हो जाएगा, तो मैं ऐसे फेजर बना के जोड़ देता है इनको, साइन की इक्वेशन। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। इसको अच्छे से देखना, 2-3 बार रिवाइज करना, नोट्स लिखना है ना। फिर हम कल रेजोनेंस पढ़ेंगे, इसका एक सवाल और कर लेंगे पैरेलल वाला, रेजोनेंस सर्किट, बस। और आप इसके क्वेश्चंस करो मॉड्यूल में से या PYQs, तो जो डाउट आए वो भी डिस्कस कर लेंगे कल। तो ये चैप्टर अपना कल हो जाएगा।